नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे थे भारत की भूगोल। कल हमने पढ़ा था सड़क परिवहन। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन और कुछ बातें हमारी सड़क परिवहन में बच गई थी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लाइव जुड़ें, जल्दी से आप लाइव जुड़ें और आज की क्लास को समझें, सुने। ओके, हाँ भाई, आ जाइए। कोई समस्या है क्या? हाँ, तो हम शुरू करते हैं। भारत में परिवहन, भारत में परिवहन ये हमारा टॉपिक चल रहा था और कल हमने सड़क परिवहन में लगभग बातें डिस्कस कर दी थी, लेकिन कुछ बातें हमारी बच गई थी, वही आज डिस्कस करेंगे। जल्दी से जुड़े और सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना, योजना ये आपकी PSY होती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये शुरू कब हुई, क्योंकि एग्जाम में यही सवाल आएगा। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई, 25 दिसंबर 2000 को। आप मुझे बताएंगे कि 25 दिसंबर को क्या विशेष था कि ये योजना शुरू की गई। 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू की गई। सबसे पहली बात ये थी कि देश में, हाँ, देश, कोई बात नहीं, देश के मैदानी भागों में, देश के मैदानी भागों में 500 प्लस जनसंख्या वाले, जनसंख्या वाले तथा पहाड़ी भागों, पहाड़ी भागों का मतलब हमारे JNK, उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, लद्दाख था नहीं, JNK, हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड तथा उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत के 250 प्लस जनसंख्या, 250 प्लस जनसंख्या वाले गांवों को या ग्रामीण बस्तियों को, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए ये आपकी योजना स्टार्ट की गई थी। हाँ, बिल्कुल रितु गोदारा ने एकदम सही बात बताई है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस था, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी और ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे ये योजना शुरू की गई थी। ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बात पूरा नहीं होगी, अब एग्जाम में क्यों आएगी, आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, ये हमारी बात थी। तो अगली बात पे हम चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि आजकल इसका कौन सा चरण चल रहा है। इसका चरण चल रहा है चौथे नंबर का, चौथा चरण आ गया इसका आजकल। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सड़क योजना आजकल जो आपकी आ गई वो चौथे चरण की आ गई, चौथे चरण की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथा चरण कब शुरू हुआ और कब तक रहेगा। तो ये आपके 2024-25 से आपके 2028-29 के लिए स्टार्ट किया गया। चौथा चरण 2024-25 से 2028-29 तक के लिए शुरू किया गया है और इसमें कुल खर्च जो होगा, कुल खर्च वो होगा आपका 7,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 70,125 करोड़, ये आपका खर्च होगा अभी। हाँ, 70,125 करोड़ खर्च होगा। और केंद्र इसमें से कितना खर्च करेगा? तो केंद्र खर्च करेगा इसमें 49 करोड़ के आसपास, 49,087 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी
और राज्य सरकार जो अलग अलग राज्य सरकार होंगी, क्योंकि टोटली ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होती, 21,037 करोड़ रुपए आपकी राज्य सरकार खर्च करने वाली है। और इसमें जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, वो टारगेट ये है 25,000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके सभी जो गांव हैं वो सड़कों से नहीं जुड़े हैं। हरियाणा में तो 100% लगभग गांव जो है वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। हाँ, अटल टनल की बात अभी हम करेंगे बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी ये भी। तो एक तो हमारी ये योजना बच गई थी क्योंकि हमने स्वर्णिम चतुर्भुज पर परियोजना पढ़ ली थी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना बच गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था, इसलिए हमने आज इसको डिस्कस किया। ज्यादातर इसमें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, तो मैदानी एरिया में 500 प्लस वालों को, और आपके जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या नॉर्थ ईस्ट में 250 प्लस वालों को। इसके बाद हम कुछ एनएच की बात कर लेते हैं, हाँ। तो भारत में सबसे लंबा एनएच तो NH7 का ही तो नाम NH44 हुआ है, तो वो तो कोई बात बदलने की जरूरत भी नहीं है और कोई आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, तो वो तो सेम बात है आपकी। हाँ, बताइए, आप खुद बताइए, भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है, और भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा है? एक तो आप ये बता दें। अब ये भारत का सबसे लंबा एनएच तो पहले NH7 होता था, अभी 7 का नाम ही तो NH44 है, तो उसमें तो कुछ चेंजमेंट ही नहीं हुआ, नाम ही तो चेंज हुआ है। और छोटे वाले में जरूर 327 बी हो गया, 327 बी सबसे छोटा, 327 बी हो गया। और वैसे पहले 47A था, 47A, जो आपके केरल के कोचीन शहर में था, और आजकल उसका नाम 566 बी है, 566 बी, लेकिन वो छोटा नहीं रहा, अब छोटा 327 बी हो गया, जो 1.2 किलोमीटर का एक पार्ट है, 1.2 किलोमीटर का 2 NH के बीच पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में ये सबसे छोटा NH है। हाँ, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो 1-2 NH की भी कर लेंगे। NH1 वैसे पॉसिबल नहीं है, न तो मेरे लिए पॉसिबल है और न आपके लिए है। हाँ सतपाल, राम भाई, न तो मेरे लिए पॉसिबल है और न आपके लिए है कि आप सब NH को पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। NH1 का मतलब आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट, तो सबसे ऊपर ईस्ट वेस्ट शुरू होगा, ओके। NH2 जो होगा वो नॉर्थ साउथ होगा, ये बात तो कल वाली आपको याद होगी। हाँ बेटा, चलो करें शुरू बात हमारी। NH1 जो है वो कहां से कहां जाएगा? बारामूला से लेह, बारामूला से लेह आपका NH1 है, पहली बात। NH2 कहां जाएगा? तो सर NH2 तो एकदम ईस्ट में जाएगा और नॉर्थ से साउथ होगा, क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वो साउथ नॉर्थ होती हैं, और वहां डिब्रूगढ़, आपका डिब्रूगढ़ से आपके वो मिजोरम में तुंगपंग, हाँ तुंगपंग जो स्थान है वो मिजोरम में है, इसको जोड़ेगा। डिब्रूगढ़ असम में है ही, आपको क्लियरली पता है। इसके बाद आप आ जाओ NH3, तो NH3 फिर ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो अब की बार अटारी से ले जाएगा, ये अटारी बॉर्डर पंजाब, अटारी टू
लेह, NH3 अटारी टू ले जाएगा। अब फिर आप आ जाओ NH4, NH4 फिर से इधर पूर्व की ओर आएगा, उत्तर से दक्षिण आएगा। और NH4 जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कहां पे है? अंडमान निकोबार में स्थित, अंडमान निकोबार में स्थित। ये आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, अंडमान निकोबार में। प्रभात कुमार बेटा एक बार रुक तो थोड़ा सा यार, आपकी बात को देखा है, 1 मिनट में लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। NH4 4 अंडमान निकोबार में है। एक बार सबसे लंबा NH सर्च करना भाई तेरे फोन में। हाँ, क्या बता रहे हैं? NH4 के बाद हम चलेंगे NH5, NH5। NH5 जो होगा वो कहां से कहां होगा? ये पंजाब के फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर। अभी कोई लेटेस्ट कोई न्यूज थोड़ी आई है इसमें। हाँ ने 44 दिखा रखा है ना, तो लिखा तो हमने भी 44 ही है। पहले NH7 जो था उसी का नाम NH44 हुआ है। तो फिर आप कह रहे हो कि सर कौन सा हुआ है? कहाँ लिखा था इसने? बच्चे ने लिखा था। हाँ सबसे लंबा NH9 है। फाजिलक्का टू गोरीगंगा ब्रिज, अशोक, उत्तराखंड। बेटा NH9 जो है वो आपका ईस्ट वेस्ट हाईवे कनेक्टिंग फाजिलक्का पंजाब टू गोरीगंगा ब्रिज, उत्तराखंड, मतलब पंजाब से उत्तराखंड तक है 9 नंबर। तो बताओ सबसे लंबा कहाँ होगा? नहीं है भाई, NH27 लंबा नहीं है, NH27 लंबा नहीं है। हाँ जो मैंने लिखा वो सही लिखा है। हाँ नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। NH4 NH5 पंजाब के फिरोजपुर से HP के सिपकिला तक, सिपकिला तक। बेटा मैं केवल इसलिए चेक कर रहा था कि हो सकता है कभी कोई 1-2 दिन में, कोई महीने 20 दिन में कोई नोटिस जारी हो गया हो। अब ये ज्योग्राफी में NH कोई ऐसा तो है नहीं कोई परमानेंट है, और भाई अपन ने ध्यान नहीं दिया हो, अखबार में आई हो, कहीं और आ गई हो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया हो, ऐसा हो सकता है। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती। लेकिन जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पहले वाकायदा चेक करता हूँ, साइट पे जाके सब कुछ एक बार मोटा मोटी चेक करता हूँ। लेकिन चेक तो उन्हीं को करता हूँ जिन पे मुझे शक होता है। अब जिन पे शक नहीं होता उन बातों को तो चेक करते ही नहीं है। तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई गलती हो भी गई बाई चांस तो अगले दिन आके आपको बताएंगे, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। हाँ ये आपकी बातें थी NH5 की। अब NH7 का है, फाजिलक्का से उत्तराखंड तक है। NH7 फाजिलक्का, फाजिलक्का से HR हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक है। अब आपको एक आइडिया आ गया, जो बात मैं कल आपको बताना चाह रहा था वो आपको आइडिया आ गया। NH1 जम्मू कश्मीर लद्दाख ले वहां, NH2 मतलब अरुणाचल असम की ओर, NH3 फिर वहां चला गया, NH4 फिर वहां चला गया। तो एक आइडिया आ गया, और इस आइडिया के द्वारा आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा जो मैंने आपको बताया उस आइडिया से। तो आप ज्यादा समस्या उत्पन्न ना करें, आराम से रिलैक्स रहें। हाँ इतनी बातें आपके लिए क्लियर हैं, तो मैं अगली बात पे चलता हूं। अगली बात पे हम एक बहुत, हमारे पुल की चर्चा चल रही है, भूपेन हजारिका सेतु, उसकी बात करेंगे पहले। भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु का मतलब पुल ही होता है।
भूपेन हजारिका सेतु, इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। इसे ढोला, वहां का लोकल नाम है जगह का, ढोला सदिया, सदिया से धूबरी मैदान नहीं होता क्या, सदिया पुल भी कहते हैं, पुल भी कहते हैं, डोला सदिया पुल, पुल भी कहते हैं, डोला को सदिया से मिलाता है तो डोला सदिया पुल भी कहते हैं। अगली बात सुने, ये कौन सी नदी पर है, इंपॉर्टेंट तो यही है, यह लोहित नदी पर, लोहित नदी पर स्थित है, स्थित है, जो असम को, असम को अरुणाचल, अरुणाचल से जोड़ता है। भाई नदियां लगभग लगभग आपको पता ही है बाउंड्री बनाती हैं, सीमाएं बनाती हैं, और बिल्कुल ये जो है वो असम को अरुणाचल से जोड़ता है। आपके सदिया असम में है और ढोला अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों को जोड़ता है। लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है, लंबाई 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन आपको पता ही होगा 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अच्छा, आपको यदि ऐसा कोई शक है कि लोहित किसकी सहायक नदी है तो ये ब्रह्मपुत्र की है। वैसे ये जरूरत तो होती नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, इतने में काम चल जाएगा, और कोई विशेष बात आपसे पूछी नहीं जा सकती है। हाँ, एक जो काम की बात थी वो तो छोड़ दी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल आपका जो है वो यही है। हाँ सतपाल, अब जाके बात तेरे पकड़ में आई है, छोरो ठीक कह रहे हो। वो हरियाणा वो सब तो लंबो बता रहे हो बेटा, हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, एक बार वो जो बच्चा था एक बार दोबारा चेक करना बेटा, आप हरियाणा का तो नहीं बता रहे हो सबसे लंबा एनएच, और मैं किसका बता रहा हूँ, भारत का। हम भारत की भूगोल पढ़ रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, आप भी अपनी जगह सही थे इसका मतलब। हाँ, ये वो भी अपनी जगह सही था भाई, उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि हम इंडिया पढ़ रहे हैं अभी। ओके 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 ओके, चलो ये बात क्लियर होगी। एक आपको और याद रख लेना है, महात्मा गांधी पुल कहाँ है, महात्मा गांधी पुल। अच्छा, महात्मा गांधी पुल गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर। ज्यादा पुल बिहार में है, अब ज्यादा पुल बिहार में गिरते भी सबसे ज्यादा बिहार में, पिछले सालों में सबसे ज्यादा बिहार में गिरे। और ये पटना, पटना टू हाजीपुर, हाजीपुर को जोड़ता है, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है महात्मा गांधी पुल। एक और बताऊंगा, बोगीबील पुल, बोगीबील पुल, बोगीबील पुल, बोगीबील पुल, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये आपको किसको जोड़ता है, वही असम के डिब्रूगढ़ को, डिब्रूगढ़ को अरुणाचल से जोड़ता है, अरुणाचल से। ये आपके 3 पुल थे। ये आपकी बातें थी, महात्मा गांधी पुल, बोगीबील पुल। अच्छा, एक बात और होता है, जिस बच्चे ने वो बात बताई थी वो अभी नहीं है तो इसका मतलब वो ये भी सोच लेगा कि सर तो मान ही नहीं रहे। अब बेटा मेरे को क्या पता वो क्या बताना चाह रहा था। अब मैं आपको कई बार एक बात रिपीट कर चुका हूं बेटा, मैं हरियाणा का हूं, मेरा गांव हरियाणा में है,
लेकिन मैंने हरियाणा जीके कभी ने तो पढ़ी और न कभी पढ़ाई, क्योंकि आपको पता है मैं 15 साल से राजस्थान में पढ़ा रहा हूँ। अब राजस्थान में पढ़ा रहा हूँ तो केवल पैदा होने से कोई हरियाणा की कोई नॉलेज थोड़ी होती है। जब आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं तो आपको नॉलेज भी नहीं होगी। अब मैं राजस्थान में तो बता दूंगा जो बात आप पूछोगे वो, लेकिन हरियाणा की मुझे भी पता नहीं रहती। तो कभी कभी आपको ऐसे भी लग जाता, कोई बच्चा हरियाणा का पूछता है तो उसको लगता है कि मेरी बात सुन नहीं रहे सर, जबकि मुझे तो खुद को ही नहीं पता होती वो बात। हाँ, ये वाली बात थी, कंप्लीट हो गई। ये आपके 3 पुल, भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी पुल और बोगीवाल पुल। जल्दी से आप कमेंट करें कि आपने इतना क्लियर कर दिया। ओके, जल्दी लिखें बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जल्दी लिखते ही आप अपना थंब भेज दिया करो। फिर मैं आपको कुछ सुरंग बताऊंगा, सड़क सुरंग की बात करेंगे हम। हाँ, भारत की सड़क सुरंग की बात करेंगे। ओके, आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है कि आप जल्दी से बताएं तो हम आगे चलें, आगे चलें। और अब हम बात करेंगे भारत की प्रसिद्ध सड़क सुरंग, जिनसे रोड जाते हैं वो वाली सुरंग। और सबसे पहली आपको याद होगा जो कल मैंने करवाई थी, अटल सुरंग। अटल सुरंग, शाबाश, अटल सुरंग, ये कल हमने कर ली थी। वैसे तो केवल अब नाम नाम लिखूंगा, बाकी कल हमने लिख ली थी। पीर पंजाल श्रेणी में है ये, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी आपकी J&K में, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये आपके मनाली टू लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति को जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ठीक है। अब आपको एक बात और याद होगी, ये लंबाई कितनी है इसकी, 9.02 किलोमीटर। और हमने लिखा था यह है भारत की सबसे लंबी NH सुरंग है। हाँ, कल ये बात हमने कर दी थी। अब मैं आपको एक और सुरंग बताऊंगा जिसका नाम है चेनानी। कभी आपने नाम सुना है क्या? ये चेनानी नेसारी सुरंग, चेनानी नेसारी सुरंग। ये जगह के नाम पे नाम हो जाते हैं। और इसका वैसे जो नाम निकाला गया है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी सुरंग नाम निकाला गया है इसका। हाँ, ये पटनी टोप के पास है, इसलिए इसको पटनी टोप सुरंग भी कहते हैं, पटनी टॉप सुरंग भी कहते हैं। हाँ, और अब इसकी एक बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई आपको पता मिलेगा कि आप गूगल सर्च करोगे तो इसकी लंबाई इससे ज्यादा मिलेगी। जबकि आप इंडियन रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे तो आपकी इसकी लंबाई मिलेगी 8.988 किलोमीटर। और इसका मतलब आप कह सकते हो 9 किलोमीटर, यानी इससे थोड़ी कम होती है। तो ये सबसे लंबी ये वाली नहीं है, जबकि आप गूगल जहां भी सर्च करोगे आपको सबसे लंबी सुरंग मिलेगी। मैंने आज बाकायदा मिनिस्ट्री की साइट पे जाके इसके PDF अपलोड करके पूरी चेक की है इसके बारे में, आप भी कर सकते हो। ये सबसे लंबी सुरंग नहीं है। और इससे NH44 गुजरता है, NH44 गुजरता है। तो ऐसा नहीं है NH की सुरंग नहीं है, ये भी NH की है, वो भी NH की है, लेकिन ये सबसे लंबी नहीं है। वो 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर से थोड़ी कम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया था, लेकिन इतनी बातें हमें जरूरत नहीं है। ओके ओके, जल्दी से आप करें। अच्छा, ये आपके NCERT की 12th क्लास की बुक में ये लिखा हुआ है कि सबसे लंबी, ये NCERT में लिखा है,
एनसीईआरटी में लिखा है कि भारत की सबसे लंबी एनएच सुरंग है। हाँ, यदि आपको लगे कि नहीं है तो मैं आपको बुक भी दिखा सकता हूं और ओरिजिनल साइट भी दिखा सकता हूं। हाँ रितु, यही तो बात मैं बता रहा हूं बेटा कि अभी आप इसकी, अच्छा यदि आपको लगे तो मैं इसका आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। हाँ, ये बातें कुछ ऐसी होती हैं, आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। हाँ, बातें क्लियर हैं यहाँ तक कि जल्दी आप कमेंट नहीं करते कि सर लिख लिया। इसके बाद हमारी एक है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग ये सबसे पुरानी, हम सदा से यही पढ़ते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के निकट स्थित। हाँ, J&K में पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल, बनिहाल दर्रे के निकट, दर्रे के निकट स्थित, बनिहाल दर्रे के निकट स्थित। ओके, ये वाली बात है, ये तो हम सदा से पढ़ते आ रहे हैं। एक हमारी सेला सुरंग और है, सेला सुरंग, ये मुझे लगा था कि आपको बतानी चाहिए। सेला सुरंग ये आपके असम में है। हाँ, ये असम के गुवाहाटी, गुवाहाटी को अरुणाचल के तुआंग, तुआंग से जोड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के तुआंग से जोड़ती है। बताओ, तुआंग याद है क्या तुम्हें? तुआंग वही है जिसके ऊपर चीन अपना अधिकार जताता है। हो रहा है भाई कुलदीप, क्यों नहीं हो रहा? पहले कोई आया होगा तो ऊपर चला गया होगा यार, थोड़ा फास्ट चलता है। असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तुआंग से जोड़ती है। आपने लिखा तो दोबारा लिख दो। बता तो कौन सी लिखी है रितु फिर? हाँ, ये वाली बात है, सेलासुर, सेलासुर। ये भी 3000 मीटर की ऊंचाई पे, ये 9 मार्च 2024 को ओपन हुई थी। ओपन 9 मार्च 2024 को। तो हो सकता है आप कहीं और देख रहे हो तो ये आपको नहीं मिले। 9 मार्च 2024 को शुरू हुई थी। हाँ, इतनी बातें आपको यदि समझ में आ गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगली बात पे चलूंगा। कुलदीप, बिल्कुल आपके कमेंट शो हो रहे हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप लिखें। तेरा मैप मैंने कल भेज दिया था, अब उन्होंने नहीं डाला तो तू मैसेज करके बता। नहीं डाला है तो फिर बताता हूं मैं। हाँ, माल एनएच है, ये कहाँ से कहाँ तक जोड़, बेटा ये आपको एक बात बताओ, ये क्या है कि इसका कोई गांव ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता कि आप देखिए, ये मैंने देखा था यार, फिर जवाब देना भूल गया मैं तेरा। हाँ, कि सबसे छोटा एनएच हमने कहा लिखा था, ये देखो 1.2 किलोमीटर है, और ये पश्चिम बंगाल में कोई दो एनएच के बीच को मिलाया गया है। तो वहां कोई ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते नहीं है, बहुत सामान्य सी बात होती है। भाई सचिन, वो जो तू देख रहा है ना, सचिन आर्या, गूगल पे जो आप देख रहे हो 11.22 किलोमीटर, वो रेल सुरंग है, रेल सुरंग। वो रेल सुरंग है भाई, वो रेल सुरंग है। हाँ, और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सड़क सुरंग की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ, ये देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? सड़क सुरंग की। और जो आप बता रहे हो वो रेल सुरंग है। कोई बात नहीं, आज हमने अटल जम्मू कश्मीर में लिख दिया, गलत लिख दी भाई, हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों आप खुद सोचो, मनाली और लाहौल स्पीति, दोनों की दोनों कहाँ है? दोनों की दोनों हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल। थैंक्स बेटा, आपने सही बात बताई है।
अगली बात पे मैं चलता हूं। ये हमारी बात कंप्लीट हो गई थी और अब हमारी लास्ट परियोजना है भारतमाला परियोजना। ये भी कोई विशेष परियोजना है नहीं। इसमें कई बार एक आध बार क्वेश्चन आया, वो ये आया है कि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक योजना है। 2017 में ये शुरू की गई थी और इसे 2022 तक पूरा करना था। और इस योजना का उद्देश्य ये था कि जैसे कोई एक एनएच और दूसरे एनएच के बीच में कोई 2-5 किलोमीटर का अंतर है तो फिर उन दोनों को कनेक्ट किया जाए ताकि उनका सिस्टम जो है वो डेवलप हो। एक बात। दूसरा ये था कि जो हमारे छोटे बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह, उनको जोड़ा जाए, तटीय भागों को जोड़ा जाए। और इसके अलावा ये था कि जो हमारे रोड हैं उनमें 1500 बड़े पुल, 200 रेलवे ब्रिज और 900 किलोमीटर एनएच बनाने का जो इसमें टारगेट रखा गया था कि कोई ऐसा जिला मुख्यालय अभी देश में जो एनएच से नहीं जुड़ा है तो उसको जोड़ा जाए। इस प्रकार की ये योजना थी। हाँ, इतनी बातें क्लियर हैं। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य सड़क परिवहन में सुधार लाना, परिवहन में सुधार लाना, सड़क परिवहन में सुधार लाना। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। एक एनएच कोई यहां से जा रहा है मान लो, दूसरा एनएच कोई इधर से आ रहा था वो इधर चला गया। अब मान लो कोई इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए बहुत चक्कर काट के आना पड़ रहा है, तो ये सिस्टम बनाया गया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ये कनेक्टिविटी जो आपकी बनाएगी वो कौन बनाएगी? भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जाएगी। ये वाली इसमें मेन चीज थी। इसके अलावा तटीय भागों व छोटे बंदरगाहों को, छोटे बंदरगाहों को आप बताइए भारत में छोटे बंदरगाह कितने? छोटे बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ना। वैसे कोंकण रेलवे बनने के बाद हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह तो लगभग रेलवे से भी जुड़ गए। हाँ, 1500 बड़े पुल, 200 रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज व 900 किलोमीटर एनएच, 900 किलोमीटर एनएच बनाकर जिला मुख्यालयों को, जिला मुख्यालयों को एनएच से जोड़ना। इस प्रकार का उद्देश्य इसका रखा गया था। यह 2017 में प्रारंभ और 2022 तक पूर्ण करना था। ये टारगेट जो था वो 2022 तक पूर्ण करना था। ये आपकी कुछ बातें थी। अब इसके अलावा इसमें कोई खास बात थी नहीं। हाँ, अब हम चलेंगे अगली बात पे। यहां तक की बातें आप जल्दी से नोट करें। इतनी रोहित जरूरत नहीं होती बेटा। सब की डेट हम लिखनी शुरू करें तो फिर वो ज्यादा हो जाएंगी ना। बच्चा तो क्या टीचर ने लिखवा दी तो उसको याद करेगा, फिर उसको नहीं छोड़ेगा वो, और वो प्रोसेस जो होती है वो गलत हो जाती है फिर। हाँ, इतनी बातें हमारी क्लियर हैं। हम अगली बात पे चलेंगे और अगली हमारी रेल परिवहन। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है
कि रेल परिवहन भारत जैसे देश के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां जनसंख्या ज्यादा है और अधिकांश भाग समतल है। तो मैदानी भाग में रेल का विकास सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि एक तो समतल है, क्योंकि रेल किसी टिब्बे के ऊपर चढ़ती उतरती नहीं है, इसको समतल भाग चाहिए। दूसरा, रेल को ज्यादा सवारी चाहिए, ज्यादा माल चाहिए, और वो केवल मैदानी, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वही मिलेगी। तो भारत में सबसे उचित, सबसे अनुकूल दशाएं जो हैं वो आपके भाई सचिन, मैंने ये बात बता तो दी यार तेरे को। सर एक बार गूगल करना, लॉन्गेस्ट रोड टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे रखी है। मैंने यही तो कहा, 1 मिनट चालू रखना भाई। ये देख भाई क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। ओके, और ये आपका गूगल मैप दिया हुआ है इसका, और ये आपकी इसकी बुक का रिवीजन है, संस्करण 2002। ओके, एक बात। दूसरी बात जो मैंने अभी बताई थी वो मैंने मोबाइल में डिलीट कर दी, कल मैं आपको बोर्ड पे लगा के और हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी ओरिजिनल साइट भी चेक करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आज दिन में आधे घंटे इसी बात पे माथापच्ची की है कि कौन सी लंबी लिखाएं। अब मेरे सामने भी ये समस्या थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो सचिन ये वाली स्थिति थी बेटा। हाँ, कोई बात नहीं, दोनों बातें मैंने क्लियर किया, आपका पूछने का अधिकार बनता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, चले रेल परिवहन में। रेल परिवहन की पहली खास बात, लंबी दूरी के परिवहन के लिए, लंबी दूरी के परिवहन के लिए उपयुक्त, लंबी दूरी के परिवहन के लिए ये उपयुक्त होती है, सबसे उपयुक्त यही होती है। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको मैं वो भेज दूंगा, ये मेरे नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर लेना। मैं आपको इसका वो साइट से जो डाउनलोड किया है वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके बेटा, और फिर भी कोई समस्या रहे तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ, रेल परिवहन लंबी दूरी के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त। अब महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा महात्मा गांधी ने, सुनिए। तो महात्मा गांधी ने आपको कहा कि भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। हाँ, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। यदि रेल नहीं होती तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, और लोग इकट्ठे नहीं हो पाते तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ पाते। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी? नहीं भाई किरण, नहीं बची हुई है। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था।
अब हम चलते हैं भारत में पहली रेल। भारत में पहली रेल, भारत में पहली रेल कब चली बताओ भी। भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली और मुंबई से ठाणे के बीच चली, केवल 34 किलोमीटर में। कब चली बेटा? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर में चली। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर में चली थी ये भारत की पहली रेल थी। अच्छा, आपको यह भी सवाल पता होना चाहिए, विश्व में पहली रेल, विश्व में पहली रेल, विश्व में पहली रेल कब से कब चली, कहां चली? तो आप तारीख को तो रहने दो, केवल साल याद रख लो। 1825 में इंग्लैंड में चली। 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली, के बीच चली। इंग्लैंड में नाम ऐसे ही होते हैं शहरों के, डार्लिंगटन। नदी का नाम निकालने के लिए कह दो, ऑस्ट्रेलिया में जाके नदी का नाम निकाला, उसका भी डार्लिंग नाम निकाला। ये निकालते ही ऐसे नाम है। हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है। इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। कब चलाएगी? 1825 में इंग्लैंड में, और भारत में 1853 में चली, और मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली। ये दो बातें आप बहुत आराम से याद कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। क्यों? भारत में पहली रेल कहां से कहां चली? मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में, इंग्लैंड में 1825 में, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। अगली बात पे चलता हूं मैं। भारत में, अच्छा, भारत का रेल तंत्र विश्व में कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। भारत का रेल तंत्र विश्व का चौथा बड़ा रेल तंत्र है, बड़ा रेल तंत्र है, चौथा बड़ा रेल तंत्र है। ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगली बात पे चलें। अब आप कुछ बातें बताएंगे जो बहुत इजी है। भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग, रेल मार्ग। अगली बात, तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, लंबी दूरी तय, तय गलत लिख दिया भाई, लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। बताइए, इन दोनों के सवाल बता दो, आंसर बता दो। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी तो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। अब भारत में कोई और रेल चल जाए और ये चेंज हो जाए तो उसका काम है कि आप समय पे इसको चेंज कर लें। हाँ, ये बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो भाई। इतनी बातें थोड़ी आएंगी रितु बेटा के कितने डब्बे थे, ये नहीं आती। हाँ ओके, भारत की सबसे पहले लंबी दूरी तय करने वाली जो है वो विवेक एक्सप्रेस है, और सबसे व्यस्त जो रेल मार्ग है वो कानपुर गया हावड़ा रेल मार्ग है। कानपुर गया हावड़ा, हावड़ा रेल मार्ग, रेल मार्ग। कानपुर कहां है? यूपी में। गया कहां है? बिहार में। और हावड़ा कहां है? वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका सबसे व्यस्त रेल मार्ग है। अच्छा, विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? शाबाश, ये बात भी आपने सही बात बताई भी। विवेक एक्सप्रेस चलती कहां से कहां है? ये डिब्रूगढ़, ये जो आपकी है, ये कहां से कहां चलती है?
डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, और 42-86 किलोमीटर। हाँ, ये आपकी 42-86 किलोमीटर चलती है। अच्छा, कभी कभी किसी किसी बच्चे को, वैसे तो नहीं, लेकिन हिमसागर एक्सप्रेस कहां चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस, ज्यादा नहीं कराएंगे हम फालतू की बातें। हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो आपकी कन्याकुमारी से वैष्णो देवी चलती है। कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, वैष्णो देवी कटरा, कटरा, कटरा तक चलती है। वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। जल्दी से बता दो, आपको इतनी बातें क्लियर है क्या? हाँ, अभी आप ये बताओगे कि भारत में सबसे तेज कौन सी रेलगाड़ी चलती है? भारत में सबसे तेज कौन सी रेलगाड़ी चलती है? व्यस्त रेल मार्ग, सबसे लंबी लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। ये तो मैंने इसलिए लिखा दिया कि कई बच्चों को लगता है कि हिमसागर एक्सप्रेस ज्यादा दूरी तय करती है। नहीं भाई, ये आपकी विवेक एक्सप्रेस ज्यादा दूरी तय करती है। ये आपका सवाल था। और फिर हम चलेंगे, आजकल हमारे एक रेल चलती है, उसका नाम है वंदे भारत। वंदे भारत, वंदे भारत। एक सवाल तो ये होता है कि भारत में अभी कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है? तो आपको बताना है 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, चल रही है। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये आपका डाटा 26 दिसंबर 2024 तक का है, क्योंकि 26 दिसंबर 2024 तक का ये सरकार के द्वारा जारी इस दिन तक का किया गया है। तो इससे आगे का क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात आपको याद रखने की, वंदे भारत ट्रेन होती क्या है? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और इसकी जो स्पीड होती है वो 160 से 180 किलोमीटर पर आवर्स तक होती है। तो ये अभी भारत में सबसे तेज यही चलती है। हाँ, पहली बार दिल्ली से वाराणसी चली थी। बिल्कुल अनिल, आपने एकदम राइट आंसर बताया। पहली कहां चली थी भी? पहली दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी चली थी। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी चली थी। और हाँ, पूजा 136 चल रही है। डेट मुझे करेक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 2019 में चली थी, ये बात तो सही है। 15 फरवरी 2019, ऐसे चेक इट कर लेना इसको। हाँ, वंदे भारत, वंदे भारत के बाद हम चलेंगे एक और रेल की ओर। भारत में सबसे तेज गति से अभी यही चलेगी, तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ओके, अभी आजकल हमारे एक और आ गई है, नमो भारत। नमो भारत, आपको, आपने नाम सुना है क्या? नमो भारत रैपिड रेल, इसका नाम होता है रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। जल्दी आएंगी रितु, केवीएस की भर्ती जल्द आएगी। केवीएस की भर्ती भी आएगी, एएमआरएस में भी आएगी, नवोदय विद्यालय में भी आएगी। आपको अक्सर आने चाहिए, तो ये भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मैं थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ, ये थोड़े कड़वे शब्द उपयोग कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आपको अक्सर आएंगे ना, तो भर्ती 6 महीने लेट आ जाएगी, 12 महीने आ जाएगी, 2 साल में आ जाएगी, 2 में तो आएगी आएगी। और आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप नौकरी लगोगे, चाहे 2 साल बाद लग जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नमो भारत रैपिड ट्रेन, नमो भारत रैपिड ट्रेन जो थी, ये आपकी 17 सितंबर 2024 को चली थी। 17 सितंबर 2024 को चली। ले बेटा, बता देंगे, लेकिन इनकी सबकी डेट याद थोड़ी होती है और नई एग्जाम में आती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये अहमदाबाद से भुज के बीच चली थी। अहमदाबाद से भुज के बीच, से भुज के बीच चली।
अच्छा, ये कौन सी ट्रेन होती है? ये लोकल टाइप की होती है, जो जल्दी जल्दी जाएगी, छोटी रहेगी, जल्दी जल्दी फेरी करेगी, वो वाली। इसका नाम इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है, एमू ट्रेन जिसको बोलते हैं, ईएमयू। ईएमयू, एमू ट्रेन नहीं बोलते इसको, कभी कभी आपने नाम सुना होगा एमू ट्रेन उसे। हाँ, ओके बेटा, थैंक्स। हाँ, आपने नमो भारत रैपिड ट्रेन 17 सितंबर 2024 को चली, अहमदाबाद से भुज के बीच पहली चली थी। और याद रखना है, इसको एमू ट्रेन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ये आपकी बात है, नमो भारत रैपिड ट्रेन। चलते हैं अगली बात पे। अब हमारे एक बुलेट ट्रेन चलेगी, अभी नहीं चली है, चलेगी बुलेट ट्रेन। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि साहब बुलेट ट्रेन कब चलेगी, ये तो क्या पता, लेकिन कहाँ चलेगी ये तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बुलेट ट्रेन जो आपकी चलेगी वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद के बीच चलेगी। बेटा मेरा काम यही तो है कि आपको सारे डाटा ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाना और जितने एग्जाम में आए उतनी ही बातें बताना। नहीं तो आपको मैटर तो बेथा मिल जाएगा गूगल पे और पे, लेकिन उसका विश्वास नहीं होता वो सही लिख रहे कि नहीं लिख रहे। यही तो फर्क होता है, और क्या होता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो भी मैं लिखता जा रहा हूं उसके प्रति मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। हाँ, बताइए आप ये बात। इसका ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसका बहुत सारा काम 300, अभी एक मंत्री ने बयान दिया था, अब ये कोई लीगल बात तो नहीं है, एक मंत्री ने बयान दिया था कि बुलेट ट्रेन का 360 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है, 360 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। ये एक मंत्री की स्टेटमेंट थी, मैंने खुद अखबार में पढ़ के उससे लिखा था, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है। ओके, अच्छा अभी आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है। भारत के खालिस्तान शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, मेट्रो सेवा उपलब्ध है। भारत के कितने शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो अभी एट परसेंट 17 सिटी हमारी ऐसी हैं जहां मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल है। मेट्रो की शुरुआत कहां हुई थी? मेट्रो की शुरुआत हर बच्चा आराम से कर सकता है, सर कलकत्ता में हुई थी, ठीक बात है। और केवल ये पूछ सकते हैं कि इसकी साल कौन सी थी जब शुरू हुई, तो ये अक्टूबर 1984 में शुरू हुई थी, अक्टूबर 1984 में शुरू, मतलब हमारे इस धरातल पे आने से पहले से चल रही है कलकत्ता में मेट्रो। हाँ, अरे ये बहुत आपको मतलब आपका हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना। हाँ, कलकत्ता में अक्टूबर 1984 में पहली मेट्रो चली। अच्छा, दिल्ली मेट्रो कब चली? दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में तो ये भी पूछ लेंगे कहां से कहां चली, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो चली थी, दिल्ली मेट्रो चली थी दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में, तारीख बेटा याद नहीं रहती। सहादरा, सहादरा से 30 हजारी, सहादरा से 30 हजारी तक चली थी। और फिर आपको याद रखना है, एक सवाल एक बार आया था, बेंगलोर मेट्रो का नाम क्या है? बेंगलोर मेट्रो का नाम, का नाम, बहुत लोग चौकन्ने हो गए सर ये क्या नाम हुआ, लेकिन आप समझे तो सही, बेंगलोर कहाँ है बताओ, जल्दी कमेंट करो, बेंगलोर कहाँ है? बेंगलोर मेट्रो का नाम था नम्मा मेट्रो, NAMMA, नम्मा मेट्रो, नेमेमा, नम्मा, नम्मा मेट्रो नाम था। सर ये क्या नाम हुआ बेटा? ये वहां की लोकल भाषा है और इसका मतलब है हमारी मेट्रो, हमारी मेट्रो।
इसका नाम हमारी मेट्रो। अब आपको याद रहने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जब आपको इसका अर्थ पता होगा तो क्यों दिक्कत रहेगी बताओ। नम्मा नम्मा मेट्रो, हमारी मेट्रो, ये आपकी बात है। अच्छा, एक बात और लिख देता हूं बस, फिर कोई मेट्रो नहीं चलाएंगे। जयपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो जो चली थी आपकी, वो चली थी 3 जून 2015 को, 3 जून 2015 को। और ये चली थी चांदपोल से मानसरोवर, चांदपोल से मानसरोवर तक चली थी, चांदपोल से मानसरोवर। ये आपकी कुछ बातें थी, इतनी बातें हमने डिस्कस की। अब मुझे लगता है कल इसकी कोई भारतीय रेल की कोई सुरंग वगैरह ये सब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जल्दी से आप मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर दें।